वेलकम क्लास 8। बेटा ये आपके हिस्ट्री चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। जैसे बेटा पिछले टॉपिक ने आपको मैंने बताया था कि कंपनी को दीवान बना दिया गया। दीवान बनने के बाद कंपनी ने क्या किया कि टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो बेटा टैक्स लेने की वजह से बहुत से किसान ऐसे थे जो कि खेती करना बंद करना शुरू कर दिए थे, या जो भी लोग वहाँ रहते थे वो दूसरी जगह जाना शुरू कर दिए थे। तो इससे कंपनी के सामने बहुत सी समस्या आने लगी। तो कंपनी के सामने समस्या क्या आने लगी, कंपनी का जो खर्च था वह मेंटेन नहीं हो पाता था, यानी जो टैक्स लेती थी वो दीवान के रूप में वो मेंटेन नहीं कर पाती थी अपनी कंपनी का खर्च। तो उसने सोचा कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमें टैक्स अधिक से अधिक मिले। तो उसने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना सोचा। ऐसा बेटा करने में उसे कम से कम 20 साल लगे, 2 डिकेड्स यानी 20 साल लगा। 20 साल में उसके पास एक आइडिया आया। आइडिया क्या आया, परमानेंट सेटलमेंट का। और इसने परमानेंट सेटलमेंट कब किया, 1793 में। ये आइडिया उनके पास आया कि अगर हम परमानेंट सेटलमेंट कर देते हैं। बेटा परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है मैं अभी बताऊंगा कि परमानेंट सेटलमेंट अगर हम कर देंगे तो जो हमारा रेन्यू है, जो टैक्स लेना है वह अधिक आएगा। तो बेटा परमानेंट सेटल में उसने क्या किया कि जो राजा और ताल्लुकदार थे, राजा और ताल्लुकदार का मतलब कि जो जिनके अंडर में कुछ गांव या कुछ क्षेत्र आते थे, परमानेंट क्षेत्र आते थे, उनको अंग्रेजों ने जमींदार बना दिया। और जमींदार बनाने के बाद उनको जिम्मेदारी दे दी कि जो रेन्यू है, रेंट है, वह आप कलेक्ट करोगे। आप कलेक्ट करोगे और उस कलेक्ट किए हुए धन में से कुछ फिक्स अमाउंट आप हमें दोगे। समझ में आया बेटा? परमानेंट सेटलमेंट क्या था, अंग्रेजों को जब दीवान बने बंगाल में, दीवान बनने के बाद जो वो टैक्स और रेन्यू लेते थे वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो वहाँ के पिसेंट थे या आर्किटेक्ट थे या लेबर्स वर्ग जो था वो धीरे धीरे अपना छोड़ के बंगाल जाने लगा, या देने में सक्षम नहीं थे तो खेती करना बंद करने लगा। तो ये सब समस्या देख के अंग्रेजों के सामने भी समस्या आने लगी कि आखिर जब हमको रेन्यू नहीं मिलेगा, इनकम नहीं होगा, तो हम अपने कंपनी का खर्च कैसे मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने दिमाग लगाया, सोचा और 20 सालों के बाद परमानेंट सेटलमेंट लाया। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो ताल्लुकदार थे या राजा थे, जिनके अंडर में कुछ क्षेत्र आते थे, कुछ गांव आते थे, उनको उन्होंने राजा और ताल्लुकदार का नाम बदल के जमींदार दे दिया। और जमींदार से क्या कहा कि मैं आपसे फिक्स रेन्यू लूँगा, फिक्स रेंट लूँगा, और आप क्या करोगे, आप उस क्षेत्र के किसानों से, लेबर से जो है रेन्यू लेंगे, रेंट लेंगे और मुझे देंगे, कंपनी को देंगे। इससे कंपनी को क्या लगा कि नहीं, अगर ऐसा हम करेंगे तो जो जमींदार बनेंगे लोग वो क्या करेंगे, किसानों को प्रोत्साहित करेंगे कि आप खेती करो, लैंड का डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। तो बेटा समझ में आया कि नहीं परमानेंट सेटलमेंट क्या था। नेक्स्ट बेटा द प्रॉब्लम। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आने लगी कंपनी को। कंपनी को क्या प्रॉब्लम आने लगी, कंपनी ने सोचा कि मैं अगर जमींदार बना दूंगा तो जमींदार लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अधिक से अधिक क्रॉप को किसानों से उगाएंगे, अपने लैंड को डेवलप करेंगे। लेकिन जो जमींदार थे वो भी चालाक थे, वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे तो जो कंपनी का रेंट था, जो जमींदार को देना था कंपनी को, वो काफ़ी हाई था। हाई होने की वजह से जमींदार उसको दे नहीं पाते थे बहुत से। तो उसमें एक कंडीशन था। कंडीशन क्या था कि अगर कोई भी जमींदार जितना कंपनी के द्वारा फिक्स किया गया है अमाउंट अगर नहीं देता है तो उसकी जमींदारी चली जाएगी। उसकी जमींदारी क्या होगी, चली जाएगी, यानी वो जमींदार नहीं रहेगा, वो पूरी तरह से कंपनी के हाथों में चला जाएगा। तो बेटा इस कंडीशन में बहुत से ऐसे जमींदार थे जो अपनी जमींदारी खो दिए। खोने का रीजन क्या था कि जो कंपनी के द्वारा टैक्स लिया जाता था, रेन्यू लिया जाता था, वो काफ़ी हाई था, जिसको जमींदार दे नहीं पाते थे। इस कारण क्या होता था कि जमींदारों की जो जमींदारी थी वह चली जाती थी। फिर नेक्स्ट बेटा बाय द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के शुरुआत में अंग्रेजों ने यानी कंपनी ने दिमाग लगाया कि हम मार्केट को एक्सपेंड करें, कल्टीवेशन को धीरे धीरे बढ़ाएं, ताकि लोगों के पास क्या हो, इनकम का स्रोत ज़्यादा हो।
और जब इनकम आएगा तो हो सकता है जो जमींदार अपने पैसा को नहीं लगा रहे हैं वो अपने पैसा को लगाएं, लैंड को डेवलप करें, एक्सपेंड करें। बेटा जब कंपनी ने ऐसा किया कि नहीं मैं खुद मार्केट का वैल्यू बढ़ाऊं, मार्केट को बढ़ाऊं, फिर भी जमींदारों को कोई हुआ नहीं हुआ कि नहीं मैं लैंड को एक्सपेंड करूं या लोगों को अधिक से अधिक क्रॉप उगाने के लिए प्रोत्साहित करूं। क्यों? क्योंकि जमींदार को मार्केट एक्सपेंड होने से बेनिफिट होने लगा। तो जब बेनिफिट होने लगा तो जमींदार नहीं चाहते थे कि हम अपना पैसा लगाएं और रिस्क ले। क्यों? क्योंकि कंपनी को देना पड़ता। तो ये सब प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी परमानेंट सेटलमेंट में कि कंपनी जितना रेंट मांगती थी उतना रेंट नहीं मिल पाता था। जब नहीं मिल पाता था तो जो उसने जमींदार बनाया था उनकी जमींदारी चली जाती थी। ये सब देखते हुए अंग्रेजों के दिमाग में डाइवर्ट हुआ। अंग्रेजों का दिमाग क्या हुआ? डाइवर्ट हुआ तो उन्होंने मार्केट को एक्सपेंड करना शुरू किया, मार्केट का वैल्यू बढ़ाना शुरू किया। लेकिन इसका भी प्रभाव जमींदारों पे नहीं दिखा, क्योंकि जब मार्केट का वैल्यू बढ़ा तो जमींदारों का इनकम अपने आप ग्रोथ हो गया, बढ़ गया। जब इनका इनकम बिना पैसा लगाए बिना कुछ किए ग्रोथ हो गया तो फिर ये शांत रहे, यानी चुपचाप रहने लगे कि चलो हमें रिस्क लेने की क्या जरूरत है जब हमारा इसी तरह बेनिफिट हो रहा है। क्लियर? इसमें बेटा एक समस्या पीसेंट के सामने, किसानों के सामने ये आया कि वह जमींदारों को हाई रेंट देते थे। जो भी रेन्यू था, रेंट था, वह हाई था, वो जमींदारों को देते थे। बट जो जमीन था किसानों का वह इनसिक्योर था। इनसिक्योर मतलब ये क्लियर नहीं था कि नहीं ये जमीन उन्हीं का था, यानी वो क्रॉप को उगाते थे, उसका रेंट वो जमींदारों को देते थे। वो भी हाई रेन्यू होने के कारण वो जो क्रॉप उगाते थे उनसे इतना इनकम नहीं हो पाता था कि जमींदारों को वह रेन्यू दे सके। तो वो क्या करते थे? मनी लेंडरों से ब्याज पे पैसा लेते थे और वह जमींदारों को देते थे। यानी किसान खुद मेहनत करता था फिर भी उसको उतना इनकम नहीं होता था कि वो जमींदारों को रेन्यू दे सके। इसका रीजन क्या था कि अंग्रेजों ने तो हाई डिमांड किया ही था रेन्यू का, लेकिन जमींदार जो है अपने इनकम के लिए और भी हाई करते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कंपनी को 100 रुपया देना था, जमींदार को कंपनी को 100 रुपया देना था, तो जमींदार सिर्फ 100 रुपया लेगा किसानों से और कंपनी को दे देगा तो जमींदार को कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जमींदार क्या करता था? 100 के बदले 120 लेता था ताकि 20 रुपया उसको बेनिफिट हो। तो वह किसानों से कहता था कि आप 120 रुपया दोगे। समझना बात यहाँ पे बेटा कि कंपनी जमींदारों से 100 रुपया डिमांड करती थी किसी लैंड का, तो जमींदार क्या करता था? किसानों से 120 रुपया डिमांड करता था। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करेगा, घूमेगा, देखेगा, तो जमींदार को भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो ये किसानों के लिए देना बहुत ही कठिन था। यानी जमींदारों के द्वारा जो रेन्यू लिया जाता था किसानों से वह काफ़ी हाई था। और हाई लेने का कारण क्या था कि जमींदारों को भी कंपनी को हाई रेन्यू देना था। तो इससे बेटा बहुत सी समस्याएं आई, जिसकी वजह से ये भी जो आइडिया अंग्रेजों ने लगाया था, कंपनी ने लगाया था, वह फेल हो गया। बेटा जब कंपनी को बेनिफिट नहीं हुआ सारे सिस्टम लगाने के बाद, तो कंपनी ने फिर नेक्स्ट अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड, नए सिस्टम को लागू किया। इस नए सिस्टम में क्या था? अर्ली 19th सेंचुरी में उसने जो रेन्यू लेने का सिस्टम था उसको चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया? बेटा जो बंगाल में था, बंगाल के बहुत से ऐसे एरिया थे जो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में आते हैं। वहाँ एक इंग्लिशमैन था जिसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। उसने 1822 में यानी 1822 में एक नया नियम लॉन्च किया। नया नियम क्या था कि बेटा उसने नया सिस्टम क्या लागू किया कि जो कंपनी रेंट जमींदारों से लेती थी वो जमींदारों से न लेके गांव के प्रधान से लिया जाए, यानी गांव का जो हेड है उससे डायरेक्ट लिया जाए। क्योंकि जमींदारों के अंडर में क्या था? बहुत से एरिया थे, बहुत से गांव थे। तो क्या किया कि हॉल्ट मैकेंजी ने अपने कलेक्टर्स को यानी अपने ऑफिसर्स को उस एरिया में, ये एरिया बेटा मैसूर का आता है जहाँ टीपू सुल्तान को हराने के बाद उन्होंने कब्जा किया था। समझ में आया? टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने जब हराया तो मैसूर का सारा एरिया भी इनके अंडर में आ गया। तो वहाँ पे ही हॉल्ट मैकेंजी ने क्या किया कि दूसरा सिस्टम लागू किया कि हम जो जमींदार बनाते थे, जमींदार से रेंट लेते थे, उसकी वजह हम लोग इसको डायरेक्ट जो है किसानों से या हेड जो गांव का हेड है उससे हम
रेंट लें। और इसे बेटा क्या कहा गया, महलवारी। देखो महल दिया हुआ ब्लैक में, तो बेटा इसको महलवारी किया गया। और उन्होंने धीरे धीरे उस क्षेत्र में जमींदारों को हटाना शुरू कर दिया, यानी जमींदार मतलब कुछ नहीं। उनका क्या था, सीधा इस सिस्टम के अंतर्गत क्या था कि वो डायरेक्ट जिनका जमीन है या जो गांव के हेड है उनसे वह रेंट लेंगे। क्योंकि जमींदार क्या था, जमींदार रेंट लेता था तो बेनिफिट भी लेता था। तो उनके दिमाग में आया कि अगर हम ये करें तो हो सकता है किसानों को जब बेनिफिट मिले तो किसान क्रॉप्स अच्छा से उगाएं, रेंट आसानी से दें और भी मेहनत करें और अपने ज़मीन को क्या करें, डेवलप करें। तो अंग्रेजों ने इस सिस्टम को बदला, यानी जो जमींदार वाला सिस्टम था बदला और डायरेक्ट इंटरफेयर करना शुरू किया। किससे, किसानों से और गांव के हेड से, कि आप कलेक्ट करो और हमें डायरेक्ट ला के दो। इससे क्या किसानों को फायदा हुआ बेटा, कि अगर कंपनी 100 रुपया रेंट मांगती थी, 100 रुपया रेवेन्यू मांगती थी, तो किसान आसानी से दे सकता था। इससे पिछले टॉपिक में आपने क्या पढ़ा कि जमींदार लेता था रेवेन्यू, तो जमींदार क्या करता था, भाई अपना बेनिफिट लेगा, कोई भी होगा, तो अगर मुझे 100 रुपया देना है तो मैं 120 रुपया लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक पेन दिया, बोला कि इसे 100 रुपये का लो मुझसे और तुम कितने का बेचो मुझसे उससे मतलब नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसको 110 120 में बेचूंगा। तो जो लेगा उसको क्या होगा, 20 रुपये या 10 रुपये का नुकसान होगा। और इस सिस्टम को हॉल्ट मैकेंजी ने क्या किया कि चेंज कर दिया। किस सन में, 1822 में। उसने क्या कहा कि नहीं, हम डायरेक्ट जो है रेवेन्यू किससे लेंगे, पीसेंट से, यानी किसानों से लेंगे या उस गांव के हेड से लेंगे। जिससे क्या होगा, कंपनी जितना रेवेन्यू लगाएगी उतना उसको डायरेक्ट मिलेगा और किसानों को भी कुछ आसानी होगी, आराम होगा। क्लियर बेटा। इसका नेक्स्ट टॉपिक बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा लाइन या पैराग्राफ जो समझ में नहीं आया हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।